सर, आपके नेता प्रतिपक्ष कहाँ हैं? देखिए, किसी अगर कोई व्यक्तिगत कारण से कोई कहीं जाता है, तो उस पर कारण परीक्षा करना, उस पर टीका-टिप्पणी करनी उचित नहीं है और ऐसा ज़िम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति अगर ऐसा बयान देता है, तो अविलंब उसे या तो मोदी जी को उनको बर्खास्त करना चाहिए, नहीं तो उन्हें अविलंब उस पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए। जीतन राम मांझी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं और एनडीए के एक प्रमुख घटक दल का शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया जिससे कि हम लोगों की ये आशंका ओरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीतिक गलियारों में सत्ता पक्ष की चर्चाएं इतनी तेज हो गई है जितनी कि विपक्ष की नहीं है। आपको बता दें कि लगातार आपके पास भी ये खबरें पहुंच रही होंगी। टूट जोड़ तोड़ना जोड़ना, कभी आरएलएम की खबरें आ रही होंगी, तो कभी एलजेपीआर की, तो कभी हम की। और आपने देखा ही है किस प्रकार से जीतन राम मांझी ने भी वोट चोरी को थोड़ा हवा दे दिया था। उसके बाद जीतन राम मांझी की भी चर्चाएं तेज हो गई थी। सभी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुनील सर मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, पहले तो वोट चोरी को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन बीते दिनों ही किस प्रकार से जीतन राम मांझी ने थोड़ा हवा दे दिया, उसके बाद ये चर्चाएं और तेज हो गई हैं। तो क्या वोट चोरी की मामले जो है वो लगातार बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं? मतलब वोट चोरी हुआ है? देखिए, निश्चित ही एसआईआर के बहाने वोट चोरी की जो भाजपा की आंतरिक साजिश उजागर हुई, हम लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा निकाला, जनता का अपार समर्थन मिला और जनता को हमने जागरूक किया कि जिस जनता को बाबा साहेब के संविधान ने वोट का अधिकार दिया है और वोट के अधिकार के साथ वो शासक चुनने का अधिकार उसी में है। जी। तो निश्चित ही वो अपने अधिकारों की रक्षा करे, जनता में जागरूकता आई। लेकिन इस बात का सत्यापन कि वोट चोरी होता है और लोकतंत्र में रिजल्ट मैनेज किए जा सकते हैं, ऐसा बयान जीतन राम मांझी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं और एनडीए के एक प्रमुख घटक दल का शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया जिससे कि हम लोगों की आशंका कि इलेक्शन के रिजल्ट मैनेज किए जाते हैं, इसको पूरा बल मिलता है। जी। कि आपने देखा कि जिस ढंग से जीतन राम मांझी ने बयान दिया कि अगर हमारे पास आए होते तो मैं जिता देता, इसका क्या मतलब है? तो लोकतंत्र में ये बैकडोर से जिताना हराना ये एनडीए सरकार की फितरत रही है। इस बात का वो उस पर वो मोहर लगता है। लेकिन फिर जीतन राम मांझी ने अपने बातों से बैक होते हुए कहा कि मैं कुछ और कह रहा था, मीनिंग कुछ और निकाल दिया गया है इसका, यानी कि वोट चोरी नहीं हुई है। देखिए, लाख जीतन राम मांझी जी कह लें, अपने उम्र के इस पड़ाव का हवाला दे दें, अपनी मानसिक स्थिति का हवाला दे दें, लेकिन जो जीतन राम मांझी की स्वीकारोक्ति है, अगर उनकी मानसिक स्थिति ये है तो उन्हें केंद्रीय मंत्री बने रहने के पद पे अधिकार नहीं है। इसीलिए इस तरह की बातें वो जो अपना अपने अपने बैक ट्रैक करें, लेकिन जनता में स्पष्ट संदेश उन्होंने दिया जो लोकतंत्र पर कुठाराघात है और ऐसा ज़िम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति अगर ऐसा बयान देता है, तो अविलंब उसे या तो मोदी जी को उनको बर्खास्त करना चाहिए, नहीं तो उन्हें अविलंब उस पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए। सर, राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा है वो तेज हो गई है कि विपक्ष आने वाले समय में और कमजोर हो जाएगी। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में राज्यसभा की 2 सीटें जो हैं, तेजस्वी यादव की आरजेडी की, वो भी चली जाएगी, क्योंकि एक सीट के लिए 41 विधायक की जरूरत है और तेजस्वी यादव और महागठबंधन के पास मिलाकर टोटल 35 ही विधायक हैं। देखिए, निश्चित ही हमारे इस विधानसभा में हमारे महागठबंधन को आशातीत सफलता नहीं मिली है, जिसके कारणों की हम समीक्षा कर रहे हैं। क्षेत्रवार कार्यकर्ता, जनता, नेता, प्रत्याशियों से संवाद करके उसमें स्पष्ट आएँगे। लेकिन ये कहना कि हम कमज़ोर हो गए हैं और हम वापस नहीं लौटेंगे, ये गलत है, क्योंकि देखिए अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए, तो महागठबंधन को पिछले बार 37% वोट मिले थे, इस बार 38% वोट मिले हैं। इसलिए जी। कहीं न कहीं हम कमज़ोर नहीं हुए हैं, हम मजबूत हुए हैं। ठीक है, सीटों के बाजीगरी में कम हुआ है, लेकिन हमारा वोटों का प्रतिशत 1% बढ़ा है और ऐसे खुशफ़हमी अगर एनडीए वाले पालते हैं तो अच्छा है। उनके ओवर कॉन्फिडेंस का जवाब हम लोग जनता देगी। सर, आपके नेता प्रतिपक्ष कहाँ हैं? देखिए, किसी अगर कोई व्यक्तिगत कारण से कोई कहीं जाता है, तो उस पर कारण परीक्षा करना, उस पर टीका-टिप्पणी करनी उचित नहीं है। ये इस बात का जवाब वही देंगे कि वो कहाँ हैं और किन कारणों से गए हैं। लेकिन हाँ, नेता प्रतिपक्ष एक स्तंभ है, सदन के कार्रवाई में अगर वो रहते, तो लोकतंत्र के लिए अच्छा होता, लेकिन वो एक ज़िम्मेदार व्यक्ति है, निश्चित ही कुछ अप्रत्याशित कारणों से ही, एक ज़रूरी कारणों से ही वो गए होंगे। सर, आईना दिखाने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन अब सत्ता पक्ष ये सवाल खड़ा कर रही है कि आईना दिखाने के लिए भी तो उनकी मौजूदगी होनी चाहिए बिहार की राजनीति में।
देखिए, अभी तेजस्वी यादव जी हैं नहीं और इसका जवाब वही देंगे। कहा जा रहा है कि रमीज के साथ दिखाई दिए हैं तेजस्वी यादव जो बाहर यूरोप में घूम रहे हैं। क्या लगता है कितना सच्चाई है इस बात में, जब ये सूत्रों के हवाले से खबरें निकल कर आ रही थी तो? देखिए, रमीज़ कौन है मैं नहीं जानता, ये कौन राजनीतिक व्यक्ति है मैं नहीं जानता, किसके साथ कौन घूम रहा है, क्यों नहीं घूम रहा है, उसका व्यक्तिगत जीवन है। अगर इसमें कुछ किसी ढंग की एक अगर इसमें अगर वैधानिक पेचीदगियाँ हैं, तो कानून उसको देखेगा। हम उस पर टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं? सर, नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं राजनीतिक गलियारों में कि नीतीश कुमार विपक्ष के एक नेता हैं, वो कहते नजर आए हैं कि नीतीश कुमार 11वीं बार शपथ ले सकते हैं। और बीजेपी दिल्ली से भी उनकी मुलाकात हुई थी टॉप लीडर की। क्या कुछ लगता है नीतीश कुमार फिर से हवा के साथ रुख बदलेंगे? देखिए, नीतीश कुमार ने राजनीति में एक संस्कृति दिया, जी। सोच संस्कृति, डॉल्फिन कल्चर, पलटी मारना। डॉल्फिन का या सोच का एक फितरत होता है कि हर कुछ समय के बाद पलटी मारता है। इन्हीं सब कारणों से उन पर तरह-तरह के किंवदंतियाँ और किस्से बन रहे हैं। लेकिन उनके दिल में क्या है ये वही जान सकते हैं किस तरफ जाएँगे। इसमें अब जनता को भी कोई रुचि अब है नहीं। लेकिन आपस में जो एनडीए है, हमारा गठबंधन एक विचारधारा के साथ था, समाजवादी विचारधारा के साथ था, महागठबंधन था। एनडीए का गठबंधन महास्वार्थ बंधन था। स्वार्थ के तार से सारे नेता बंधे थे। पद की लोलुपता थी, सत्ता लोलुपता है, आप देखते हैं किस तरह करते हैं। और ऐसे में इन लोगों का आपसी तारतम्य में जो बोले, कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ रहेगा, कोई ठीक नहीं। जिसका उल्लू सीधा होगा वो जाएगा। घर में बैठा व्यक्ति एक शीर्ष नेतृत्व अपने पुत्र को उठा के, जो सदन का किसी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री बना देते हैं। अरे ये लोकतंत्र है या मजाक है? आएंगे सर उस पर, पुत्र वाली बात पर, लेकिन उससे पहले एक और सवाल। अगर नीतीश महागठबंधन में आते हैं तो क्या महागठबंधन के नेता स्वीकार करेंगे नीतीश कुमार को? देखिए, ये हेतु मध्यभूत में जवाब देना उचित नहीं है। लेकिन राजनीति में कोई चीज असंभव थोड़ी होता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। लेकिन सर फिर यही विपक्ष नीतीश कुमार की तबियत को लेकर सवाल खड़ा करती है। हिजाब विवाद प्रकरण पे नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा किया जाता है कि नीतीश कुमार की मानसिक तबियत ठीक नहीं है, विपक्ष सवाल खड़े करती है। लेकिन जब यही नीतीश कुमार विपक्ष में आ जाएंगे तो फिर यही नीतीश कुमार ठीक हो जाएंगे? देखिए, मानसिक स्थिति तो जनता ने मुहर लगा दिया। जिस ढंग से जनता ने प्रचंड बहुमत दिया और जैसा वो काम कर रहे हैं, तब इसका बात करना आज के समय में हम लोग का ये नाइंसाफी है। जी। और जहाँ तक हिजाब प्रकरण की बात है, एक वैसा व्यक्ति जो इस उम्र के इस पड़ाव पर हो, इसके लिए इस महिला सशक्तिकरण पर किए गए कार्य 20 वर्षों में कैसे-कैसे कार्य किए गए, उनके महिलाओं के प्रति उनका सम्मान दिखता है, महिलाओं के प्रति उनकी कर्मठता दिखती है। 20 वर्षों से महिला सशक्तिकरण कर जिस तरह महिला के प्रोग्रेस का पहिया उन्होंने आगे बढ़ाया है, कि आज के दिन में कितने परिवार हैं जिसके परिवार की धुरी महिला है। यानी कि विपक्ष के नेता मानते हैं कि नीतीश कुमार ने विकास किया है और नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काम किया है। निश्चित ही, कौन हर बिहारी जानेगा महिला के लिए काम किया है। इसलिए वैसा पिता तुल्य व्यक्ति अगर हिजाब किन कारणों से निकाला नहीं पता है, इस पर ज़्यादा अनावश्यक तूल देना उचित नहीं है। सर आपने पुत्र की बात कही, जिनके पास ना एमएलसी और ना एमएलए दोनों की सदस्यता नहीं और मंत्री बना दिए जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इन बातों से? निश्चित ही, जो परिवारवाद पर हल्ला करते हैं कि भाई तेजस्वी यादव लालू यादव के पुत्र हैं, उस वैसे पार्टी को जहाँ परिवारवाद का ये वल्गर डिस्प्ले है, समझे? हिंदी में कहें तो नंगा नाच है, कि अगर कोई घर में बैठा पुत्र जो उसके लिए ड्रेस्ड भी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि बेटा इंजीनियर है, लाखों का पैकेज छोड़ा है। मैं उसमें कभी किसी के व्यक्तिगत पर टीका टिप्पणी उनकी डिग्री पर नहीं कर रहा, लेकिन वो व्यक्ति का कोई राजनीतिक परिदृश्य में कोई पहचान नहीं थी, ना उन्होंने चुनाव लड़ा और ना कोई एमएलए की दिक्कत थी, या कोई वैसा विलक्षण प्रतिभा का एपीजे कलाम टाइप का व्यक्ति है कि जिसे कि मंत्रिपरिषद में लाना जरूरी है। उस तरह की कोई बात नहीं है। एक ये परिवारवाद का नंगा नाच कह लें, वल्गर डिस्प्ले कह लें, उसका एक नमूना है। एनडीए की कलई खुल गई है। दूसरों पर परिवारवाद का तोहमत लगाते जाते, अपने अंदर के परिवारवाद पर चुप रहना जनता देख रही है। सर कॉलेजियम सिस्टम की बात करते थे उपेंद्र कुशवाहा 2018-19 में कि जज का बेटा जज कैसे, लेकिन आज उनके बेटे मंत्री बन गए। तो फिर इस पर पे सवाल तो उठ ही रहा है उपेंद्र कुशवाहा पर। तो कैसे देखते हैं आप? सवाल तो उठेंगे, इनका जवाब उनके पास नहीं है। एक ऐसा चीज है जो कि लोकतंत्र में एक ढंग का जिस ढंग का ऐसा चीज एक खतरनाक परिपाटी, एक अलोकतांत्रिक परिपाटी पैदा हो रही है। कहाँ नेताओं का अकाल है क्या? आप घर से किसी को, अपने पुत्र को उठा करके मंत्री बना देते हैं आप। तो ये उचित नहीं है। लेकिन हाँ, इसका जवाब तो एनडीए को देना होगा। सर एनडीए में कभी
किसी पार्टी के नेता को तोड़ लिया जा रहा है, कभी किसी पार्टी के नेता को जोड़ लिया जा रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में पहले एलजेपीआर से एक वरीय नेता एके वाजपेयी शामिल हुए और उसके बाद हम के कई वरीय नेता जो है उनकी जो आरएलएम में फिर उधर से शामिल हुए। उसके बाद अब ये खबरें चल रही कि अगर उनके 3 विधायक टूटते हैं तो ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा। तो क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, जब किसी गठबंधन का मूल फलसफा और विचारधारा स्वार्थ हो, स्वार्थ बंधन हो, तो ऐसे स्वार्थ बंधन में कौन व्यक्ति स्वार्थ के लोलुपता में कहाँ जाएगा, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और एनडीए में ऐसे ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं जिसमें कि स्वार्थ का बात होती है और स्वार्थ के बंधन में कौन व्यक्ति कहाँ जाए, और आपस में ही ये लोग एक दूसरे का एमएलए का चोरी कर रहे हैं। वोट चोरी करते करते एमएलए चोरी भी करने लगे। वोट चोरी करते करते एमएलए भी चोरी करने लगे। जी। तो क्या आने वाले समय में एनडीए टूट जाएगी? नहीं, टूटना क्या है, सरकार में है, सरकार में एक दूसरे के साथ ये तुम्बा फेरी खेलते रहेंगे। इस ढंग का तुम्बा फेरी ये उसको लेगा, वो उसको लेगा। स्वार्थ का बंधन है, सत्ता का मलाई चाटने में सब एक हो जाते हैं। जनता देख रही है, इनको करारा जवाब देगी। सर, राज्यसभा में भी ये चर्चाएं तेज हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा की टिकट कट सकती है और पवन सिंह की टिकट जो है वो बन सकती है, क्योंकि पवन सिंह ने जिस तरीके से स्टार प्रचारक के तौर पर काम किया, पवन सिंह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो क्या वहां पे भी फूट देखने को मिलेगा? देखिए, एनडीए में एक नेता जो एक दूसरे का काट छांट करते रहते हैं, इस काट छांट में जनता को भी रुचि नहीं, हमें भी रुचि नहीं है। काट छांट में किसका पर काटेंगे, किसका पर जोड़ेंगे। अगर बस चले नरेंद्र मोदी को तो सारा पद अपने साथ रखे, लेकिन लोकतंत्र में अलग अलग पद दिए जाते हैं। इस कारण से कभी इसे काट कभी उसे छांट चलता रहेगा। सर, विजय सिन्हा लगातार अधिकारियों की क्लास लगाते नजर आए हैं। अब उसी में से हुआ क्या सर कि सीईओ ने एक लेटर जारी कर दिया गया है कि आप जिस तरीके से लोगों के सामने भरे मन से आप जलील कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है और नीतीश कुमार को पत्र दिया गया है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, टकराव की राजनीति करके आप सस्ती लोकप्रियता, एक सनसनी तो फैला सकते हैं, मगर आप काम नहीं ले सकते हैं। काम लेने के लिए अफसरों का कभी मनोबल ऊंचा करना होगा, भ्रष्ट अफसरों को दंडित करना होगा। सब मिला के ही कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी से ही काम कर सकते हैं। जी। विजय सिन्हा जी को, उप मुख्यमंत्री जी को अपना फ्रस्ट्रेशन है कि उप मुख्यमंत्री में उन्हें जूनियर क्यों आंका जाता है, तो वो अपने तरह तरह का चीजें करते हैं, अपने सनसनी बना रहे हैं कि मीडिया में सुर्खियों करने के लिए, तो ये वो करते रहें। लेकिन इसमें इनकी असली मानसिकता जो जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन की नहीं है। अपना सस्ती लोकप्रियता लेने की है, सनसनी फैलाने के लिए है, अफसरों को डराने की है, भयादोहन करने के लिए है। इसी भयादोहन में जो उगाही हो जाए हो जाए। सर, बालू माफियाओं की लिस्ट जारी कर दी गई है और उनके नाम के साथ जगह भी बता दिया गया है कि किन जगहों से हैं। तो क्या जिस तरीके से ये लोग कभी बालू माफिया और जिस तरीके से आप बुलडोजर एक्शन देख रहे होंगे, कितना सही कर रहा है बिहार सरकार? देखिए, बालू माफिया एक शब्द है, अगर उसमें कोई अवैधानिक काम कार्य करता है तो उसे पकड़े, लेकिन एक संज्ञा दे करके एक सनसनी फैलाने के लिए जो करना उचित नहीं है। बालू माफिया में कौन, देखिए बालू भी जरूरी है आपके इकोनॉमी के लिए। कौन जी। बालू माफिया कैसे पैदा हुआ, आपकी व्यवस्था में क्या चूक रही? 20 वर्ष से तो आपका शासन है, ये पैदा कैसे हो गए बालू माफिया? तो एक तरफ तो इनको आप पैदा करते हैं, फिर उनसे आप भयादोहन करने के लिए, असूलने के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं, ऐसे में टर्म करते हैं। तो ऐसे में कोई जनता को नहीं, अगर सरकार सच में कुछ व्यवस्था बदलना चाहती है, एक पारदर्शी व्यवस्था करे, सारा कुछ पारदर्शी होगा, कोई माफिया पैदा ही नहीं होगा। कोई माफिया पैदा ही नहीं होगा। सर, आखिरी सवाल, कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार जो है वो यूपी मॉडल के तहत चलेगा, माफियाओं का राज खत्म होगा, गुंडे बिहार छोड़ देंगे या उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा? देखिए, यहाँ नीतीश मॉडल चलेगा, यूपी मॉडल या जोगी मॉडल नहीं चल सकता है। क्योंकि देखिए, आप एक गरीब को आप विस्थापित इस ठंड में कैसे कर सकते हैं? उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करके ही विस्थापित कर सकते हैं। ये गलत है। देखिए, हमारे संविधान में लिखा है कि ये एक सोशलिस्ट स्टेट है। सोशलिस्ट में आप गरीबों की उपेक्षा, देखिए गरीबों तक हैंड होल्डिंग करनी है। उनको अगर कहीं इंक्रोचमेंट है तो इतने वर्षों से आपने इंक्रोचमेंट होने दिया, अब अगर हटाना है तो बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए आप हटाना उचित नहीं है। सर, ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि ठंड के समय ये जो चीजें की जा रही हैं उससे लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है। ये अमानवीय है, ये अमानवीय है ठंड में किसी को विस्थापित करना। लेकिन सर, अतिक्रमण की जमीन है तो फिर नहीं, वो जाना उसके लोग, उसकी प्रक्रिया, आपने अतिक्रमण होने क्यों दिया? होने दिया तो उसकी जो प्रक्रिया, इन्हें आप वैकल्पिक व्यवस्था करें, अतिक्रमण को वैकल्पिक व्यवस्था करके करें, आप कहाँ दिक्कत है, करें। सर, आने वाले समय में विपक्ष किस प्रकार से सत्ता पक्ष से सवाल पूछेगी? विपक्ष, देखिए हम लोगों के पास अभी पूछने को कम है। हम एक सकारात्मक विपक्ष का
एक भूमिका निभाएँगे और जितने सत्ता पक्ष ने वायदे किए हैं जनता से 10 लाख रुपए 2 लाख रुपए देने का, महिलाओं से रोज़गार देने का, हम एक प्रेशर पर्सन, एक प्रेशर ग्रुप, एक एक मॉनिटरिंग सिस्टम करके हम इस पर दबाव बनाएँगे कि सरकार अपने किए गए वायदे जनता से पूरा करे। अगर सरकार जनता पूरा नहीं करती है, तो हमें सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करना पड़ेगा तो पड़ेगा। सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने के लिए तैयार है विपक्ष। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुनील सर मौजूद थे। क्या कुछ इन्होंने कहा है नीतीश कुमार को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर और विपक्ष को लेकर, ये सभी आपने सुना है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। भारत लाइव देख रहे थे आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।